वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संदीप गुप्ता नालंदा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें हम हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय से संबंधित और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर एक वीडियो से संबंधित जानकारी भी मैं आपको इसी में प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, कितने वर्ष तक होता है। आपके ऑप्शन है कितने वर्ष तक होता है, आपके ऑप्शन है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 70 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 62 वर्ष। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे अपना त्यागपत्र देते हैं। आपके ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर राज्य विधानमंडल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो फिर मुख्य न्यायाधीश हों या अन्य न्यायाधीश हों, वो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं या राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न पर अंतिम निर्णय किसका मान्य होता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न पर अंतिम निर्णय किसका मान्य होता है। आपकी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर संसद। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश उनकी आयु से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आता है तो उस पर क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो CJI, ठीक है, प्रेसिडेंट होता है वो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन लेगा वो फिर प्रेसिडेंट का ही फाइनल होगा। यदि प्रेसिडेंट जो डिसीजन लेगा वही अंतिम निर्णय होगा, उसी का जो है फाइनल होता है। सिर्फ वो सलाह मशवरा कर सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश है CJI ऑफ इंडिया से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद पूछा कि किस अनुच्छेद के तहत उसे अपना त्यागपत्र देता है। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 215 यानी कि अनुच्छेद 215, 216, 217 या फिर 218। ठीक है, ये सारे दोस्तों आर्टिकल ही लिखे हुए हैं। आपका ऑप्शन इसमें क्या सही है, तो आपका दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है सी, यानी कि 217। तो 217 जो आर्टिकल है उसमें क्या बताया गया, तो उसमें 217 आर्टिकल के तहत जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को क्या देते हैं, अपना त्यागपत्र देते हैं, रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। तो इसका आर्टिकल क्या है, 217। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने वाला प्रस्ताव लोकसभा में कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यदि हटाना है तो जो प्रस्ताव आता है यदि वो लोकसभा में आ रहा है तो उसमें कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। आपके ऑप्शन है 50 सदस्य, ठीक है, 50 सदस्य, 100 सदस्य, 75 सदस्य या फिर 120 सदस्य। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 100, यानी कि बी। यदि ये लोकसभा में आता है, ठीक है, यदि ये लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा का मेंबर कोई भी ला रहा है तो इसमें फिर 100 लोगों का साइन होना चाहिए। वहीं यदि यह राज्यसभा में आ रहा है, यदि यह राज्यसभा में आ रहा है तो फिर इसमें 50 लोगों के साइन होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से यदि लोकसभा का कोई मेंबर लाता है तो वो लोकसभा में ही लाएगा। तो यदि वो लोकसभा में ला रहा है तो उसमें 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और यदि राज्यसभा का मेंबर कोई लाता है तो वो राज्यसभा में लाएगा और ऐसे में उसके 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपका इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन में लोकसभा पूछा हुआ है तो इसलिए आपका आंसर बी सही है, यानी कि 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यायाधीश को हटाए जाने संबंधी जांच समिति में कौन कौन शामिल होता है। ठीक है, न्यायाधीश को हटाए जाने संबंधी जांच समिति में कौन कौन शामिल होता है। आपके ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक प्रमुख न्यायविद या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, क्योंकि न्यायाधीश को हटाए जाने के लिए जो एक जांच समिति बनाई जाती है जो उस पे लगे आरोपों की जांच करती है। क्या करती है, जो उस पे लगे आरोपों की जांच करती है, जिस आरोप के बेस पे संसद का, लोकसभा या राज्यसभा का किसी भी सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ उस प्रस्ताव को लेकर आया था, उसकी जांच करने की एक समिति बनाई जाती है। इसकी निर्माण राष्ट्रपति करता है। उसमें कौन कौन होते हैं, तो उसमें होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। साथ में जिस भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर यह आरोप लगाया गया है उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तो उस और उसी राज्य के जो है राज्यपाल, सॉरी एक प्रमुख न्यायविद, ठीक है, सॉरी
एक न्यायविद होते हैं, ठीक है, जिन्हें कानून का अच्छा ज्ञान होता है। ये तीनों जिसमें होते हैं समिति में, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा जी? तो आपका आंसर होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण की बात संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है? ठीक है, आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 225। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 222 या आर्टिकल 222। इसमें इसकी बात कही गई है। तो न्यायाधीश के स्थानांतरण की बात जो है उस संविधान में 222 अनुच्छेद में लिखी गई है, या अनुच्छेद 222 में कही गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन कर सकता है? ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन कर सकता है? आपके ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर संसद। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण कौन कर सकता है? सीधी बात है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो होता है वही इस पे क्या कर सकता है? स्थानांतरण कर सकता है कि किसका? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। अब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि किसी एक हाई कोर्ट के जज को किसी दूसरे हाई कोर्ट में भेजना, ठीक है, में भेजना किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो भी क्या कहेंगे हम? किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद होगा 222। और कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में भेजना और दूसरे को इसमें भेजना, मतलब किसी का भी ट्रांसफर यहाँ वहाँ करना, ये सारा किस में होता है? तो आर्टिकल 222 में होता है। और कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसलिए आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 230, आर्टिकल 231, आर्टिकल 232, आर्टिकल 233। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, आर्टिकल 233 है। 233 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वर्णन 233 में किया गया। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते क्या है? तो देखिए, जब भी राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना दे, ठीक है, किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश था, ठीक है, नॉर्मल न्यायाधीश थे, और उसे अभी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाए। तो ये किस आर्टिकल में आएगा? 277 आर्टिकल में। और कैसा कब किया जाता है? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। क्या हो? उनका पद रिक्त हो, ठीक है, उनका पद रिक्त हो, या फिर वो अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, भी अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, या अपने कार्यों के निर्वहन में अक्षम हो, या फिर अपने कार्यों के निर्वहन में अक्षम हो। इन तीन कारणों से जब उनका पद खाली होता है तो किसी भी न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश बना दिया जाता है। मतलब टेम्परेरी कह सकते हैं कि आप टेम्परेरी सिर्फ कार्य करने के लिए मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। तो ये किस आर्टिकल के तहत होता है? तो ये होता है आर्टिकल 233 के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 224, आर्टिकल 225, आर्टिकल 226 या फिर आर्टिकल 227। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, आर्टिकल 224। अब अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीश क्या होता है? तो देखिए क्या होता है कि जब कोर्ट में बहुत ज़्यादा कार्य होता है, जब किसी उच्च न्यायालय में बहुत ज़्यादा कार्य होता है और लग रहा और राष्ट्रपति को महसूस होता है कि शायद कार्य का वर्णन ज़्यादा है और उस हिसाब से न्यायाधीशों की संख्या कम है, तब वो क्या करता है कि एक अतिरिक्त न्यायाधीश या कुछ अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देता है वहाँ पे एक अस्थायी तौर पे। ठीक है, कुछ अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अस्थायी तौर पे कर देता है, और इनकी अवधि जो होती है वो 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। यानी जो उसने अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए हैं वो 2 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा कब किया जाता है? तो जब अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का काम बढ़ गया हो, या फिर उच्च न्यायालय का जो बकाया कार्य है वो अधिक हो गया हो, या तो उसका कार्य बढ़ जाए, ये जो बचा हुआ कार्य है वो बहुत ज़्यादा बकाया हो जाए, बहुत ज़्यादा छूट जाए, रह जाए। तो ऐसे टाइम पे वो क्या करता है न्याय राष्ट्रपति कि एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर देते हैं। ठीक है, ताकि उस कार्य को आसानी से या जल्दी से किया जा सके, और जो बाकी जजेस हैं उन पर थोड़ा सा कार्य का वर्जन कम किया जा सके, कार्यभार कम किया जा सके। और 21 आर्टिकल में आता है, तो ये आता है आर्टिकल 224 में, अनुच्छेद 224 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, अतिरिक्त न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्तियां कौन कर सकता है? आपके ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद। तो दोस्तों आपको पता चल गया इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, राष्ट्रपति। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन कर सकता है? तो इनकी नियुक्ति कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, अब बात आती है
कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश बता दिया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या होते हैं, तो देखिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होता है वो क्या होता है कि ऐसा कोई भी न्यायाधीश जिसका जो सेवानिवृत्त हो चुका है, जो रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति उसे भी नियुक्त कर सकता है यदि उसे लगता है कि आवश्यकता है न्यायाधीशों की और अधिक, और अभी कोई न्यायाधीश नहीं मिल रहा, तो उस समय वो एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है। लेकिन इस कंडीशन में उस न्यायाधीश जो भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उसकी इच्छा या उसकी सहमति होना अनिवार्य है। यदि वो काम करने के लिए इच्छुक है और राजी है तभी आप उसको अपॉइंट कर सकते हो, यानी कि राष्ट्रपति से जबरदस्ती अपॉइंट नहीं कर सकते कि आपको आना हो और काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो और जब वो इस पद पे होंगे, ठीक है, एक तो उनकी इच्छा होनी चाहिए, इच्छा है यदि तो आप उनको अपॉइंट कर सकते हैं वापस, और जब उनकी यदि आ जाते हैं तो जब वो आ जाएंगे तब उन्हें उस समय पे ना कि सेवानिवृत्त वाली जो पेंशन होती है 50% वाला वो नहीं मिलेगा। जब तक वो इस पद पर है तब तक उन्हें तय किए हुए सारे वही वेतन और भत्ते मिलेंगे जो कि बाकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मिल रहे होंगे। तो यही वही वेतन भत्ते विशेष अधिकार सब कुछ वही मिलेगा जब तक वो इस पद पर कार्य कर रहे होंगे, ना कि सेवानिवृत्त वाले मिलेंगे, ठीक है। तो सब कुछ वही मिलेगा जो नॉर्मली मिलता है सबको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 224 ए, आर्टिकल 224 बी, आर्टिकल 224 सी, आर्टिकल 224 डी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, आर्टिकल 224 ए। तो 224 हमने क्या देखा था, 224 हमने देखा था अतिरिक्त न्यायाधीश, और 224 ए में क्या है, तो 224 ए में है सेवानिवृत्त न्यायाधीश, क्योंकि कहीं ना कहीं अतिरिक्त ही है, देखिए दोनों, ठीक है। अतिरिक्त को तो अतिरिक्त है ये, और सेवानिवृत्त भी कह सकते हो अतिरिक्त, कि जब आप सेवा अतिरिक्त में क्या हो रहा है कि आपने कहीं और के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बुला के यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे अभी काम बढ़ रहा है तो आप अभी थोड़ा यहाँ देख लीजिए। और जब कहीं और से कोई नहीं मिल पा रहा है, सब जगह अपने अपने काम बढ़े, तो आपने किसी सेवानिवृत्त को उठा के यहाँ पे लगा दिया, तो काम तो अतिरिक्त एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपने एक्स्ट्रा एक न्यायाधीश ही लगा दिया दोनों जगह पे, है ना, दोनों कंडीशन में। तो 224 और 224 ए में रख दिया गया है ताकि कार्यभार कम किया जा सके और कार्य को थोड़ा जल्दी से निपटाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। अब दोस्तों क्योंकि हम एमपी ऑडिट पेपर दे सकते हैं तो हमें इसलिए हम एमपी के ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। आपके ऑप्शन है 1954 में, 1955 में, 1956 में या फिर 1957 में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, 1956 में। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय यानी एमपी हाई कोर्ट जो है, एमपी हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो एमपी हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1956 में, 1956 में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। ये तो सभी को पता होगा, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल। तो दोस्तों सब जो मेन खंडपीठ है, जो एक्चुअल खंडपीठ है ना, जो मुख्य कोर्ट है वो यहाँ पे है। और इसके अलावा इसकी दो खंडपीठ भी हैं, ठीक है, दो खंडपीठ भी हैं। किसकी, एमपी हाई कोर्ट की दो खंडपीठ है, एक है इंदौर में और दूसरी है ग्वालियर में। तो इस प्रकार से कितने आंसर होगा आपके यहाँ हो गए, तो आपका आंसर है जबलपुर। लेकिन हम कहें खंडपीठ कहाँ कहाँ है, तो इंदौर और ग्वालियर से खंडपीठ है, भोपाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है, उच्च न्यायालय से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं। आपके ऑप्शन है 35, 53, 40 या 60। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 35। मतलब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अभी वर्तमान में 35 मुख्य टोटल न्यायाधीश हैं, जिसमें से 53, अब ये 53 क्या है, तो 35 टोटल है, तो टोटल इतने हैं, टोटल इतने हैं और इतने की परमिशन है, इतने की परमिशन है, यानी कि मैक्सिमम अभी के टाइम के हिसाब से मैक्सिमम 53 न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में हो सकते हैं या काम कर सकते हैं। लेकिन अभी 53 में से 5 हैं, यानी 35 हैं, यानी 5 3 हो सकते हैं, पर 3 5 अभी हैं, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन इसमें ए है, यानी कि 35। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आपके ऑप्शन है गिलबर्ट स्टोन, एम हिदायतुल्लाह, गणेश प्रसाद भट्ट या फिर पीवी दीक्षित। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, एम हिदायतुल्लाह। अच्छा, ये भी आंसर गलत नहीं होगा, यदि मैं ए लगाऊं तो भी गलत नहीं होगा। कैसे, देखिए यदि हम कह देते कि मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के सर्वप्रमुख न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे गिलबर्ट स्टोन, जो 1936 में जब हमारा उच्च न्यायालय बना था तब बन गए थे ये, ठीक है। आज़ादी से पहले जब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बना था तब ये उसके न्यायाधीश बने थे। सबसे पहले न्यायाधीश थे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के गिलबर्ट जस्टिस, और तब ये मध्य प्रदेश को उच्च न्यायालय की आज़ादी नहीं दी थी, तो ये मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आता था, है ना। ये जो हमारा मध्य प्रदेश है कहीं ना कहीं जो ग्वालियर है, इंदौर है, भोपाल है, सारा मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आता था। जैसे मराठा साम्राज्य 5 भागों में बच गया ना बाद में, जैसे मराठवाड़ा हो गया, सिंधिया हो गए, होलकर हो गए और झांसी की रानी हो गई, तो ये सब क्या था, तो ये जो हमारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है ये एक्चुअली उस समय पे
नागपुर उच्च न्यायालय कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? नागपुर उच्च न्यायालय, ठीक है, जो आज महाराष्ट्र में चला गया है ना, जो आज महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में नागपुर उच्च न्यायालय, ठीक है, ये कहलाता था। तो ये 1936 में स्टैब्लिश हुआ था, यानी बन गया था नागपुर उच्च न्यायालय। और उस समय सबसे पहले जो 1936 में इसकी जज बने, सबसे सॉरी, जो सबसे पहले इसके जज बने वो थे गिलबर्ट स्टोन, ठीक है, तो ये भी आंसर सही है। लेकिन अब यदि बात करें कि आज़ादी के बाद जब हमारा मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, और मध्य प्रदेश का निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो सबसे पहले जज कौन थे हमारे एमपी हाई कोर्ट के? तो वो थे हमारे एम हिदायतुल्ला, ठीक है, एम हिदायतुल्ला सबसे पहले जज थे आज़ादी के बाद, जब हमारा मध्य प्रदेश बनकर तैयार हुआ, एक अलग राज्य बना। तो अलग राज्य बनने के बाद हमारे सबसे पहले जो जज थे हाई कोर्ट के, मुख्य जज थे, वो थे एम हिदायतुल्ला। और आपको पता होगा कि एम हिदायतुल्ला ये वही हैं जिन्हें बाद में उपराष्ट्रपति और बाद में फिर जाके राष्ट्रपति के पद पर जाने का या बैठने का मौका मिला। यानी ये ऐसे अकेले क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने, क्योंकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने और सुप्रीम कोर्ट के फिर मुख्य न्यायाधीश बने, और बाद में राष्ट्रपति के पद को भी इन्होंने सुशोभित किया, है ना। तो ये वही एम हिदायतुल्ला साहब जी हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया, और यही मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश भी थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है, ठीक है, आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? आपके ऑप्शन है संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में, कहीं भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहीं भी नहीं की जा सकती है। साफ साफ लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या किसी भी न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर संसद, विधानमंडल, कहीं भी किसी भी प्रकार की बहस नहीं की जा सकती। और यदि कोई ऐसा कुछ करता है या उनके कार्य पे, उनके आचरण पे कोई टिप्पणी करता है, तो वो उसके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी अवमानना, ठीक है, अवमानना या मानहानि का केस लगाकर उसे आर्थिक दंड या फिर उसे जेल अथवा दोनों की सजा दे सकते हैं। इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि किसी भी न्यायालय के जज के विरुद्ध कहीं पे भी कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या दोस्तों सही होगा? इसका आंसर सही होगा डी, यानी कहीं भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श लेता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से, राज्य के राज्यपाल से, उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से। सॉरी, इसका आंसर होगा ई, ठीक है, इसका आंसर होगा ए, सही होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं कि कहाँ पे किसकी नियुक्ति करनी है। एक्चुअली मैंने आपको कल बताया भी था कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर डिसीजन लेते हैं कि किसको कहाँ पे स्थानांतरित करना है, किसको कहाँ पे मुख्य न्यायाधीश बनाना है, किसको उच्च न्यायालय से हायर सुप्रीम कोर्ट बनाना है, किसी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाना है। ये सारा कुछ कौन करता है? कॉलेजियम व्यवस्था। बस डिसीजन ये लेते हैं, सिर्फ उस पर अपॉइंटमेंट का जो लेटर होता है, जो अपॉइंटमेंट देते हैं, वो सिर्फ राष्ट्रपति कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ए ऑप्शन सही है कि राष्ट्रपति जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई, जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई से परामर्श करते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि हमारे इस समय भारत के सीजेआई कौन है, ठीक है, आपको ये ऑप्शन है बताना है कमेंट करके। और यदि दोस्तों आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, ठीक है, प्रथम महिला कौन है उच्च न्यायालय के में न्यायाधीश के पद पर, मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने की प्रथम महिला? आपके ऑप्शन है अन्ना चांडी, लीला सेठ, फातिमा बीबी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, लीला सेठ, जो है ये उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला लेडी थी, पहली महिला न्यायाधीश थी, पहली महिला है, ठीक है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से या निम्न उच्च न्यायालय में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, ठीक है, निम्न उच्च न्यायालय में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, इलाहाबाद, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश। तो आपको पता ही होगा, तो ये तो राज्य है, ये भी राज्य है, ये भी राज्य, तो केंद्र शासित प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो कौन है वो? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तो दिल्ली में खुद का स्वयं का एक हाई कोर्ट भी है, मैं आपको कल की क्लास में बताया था, है ना। तो इस प्रकार आपका क्या ऑप्शन सही होगा? तो इस पर आपका दिल्ली ऑप्शन सही होगा इसमें, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे नवीन हाई कोर्ट है, ठीक है, निम्न में से कौन सबसे नए हाई कोर्ट है, न्यू, जिनके सबसे अभी लेटेस्ट में ही जिनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है, स्थापना हुई है? आपके ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, नागालैंड नहीं, मेघालय, मणिपुर, असम बिल्कुल नहीं, असम तो मैंने बताया चला बहुत पुराना है, तो असम इसमें भी, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं बचा क्या सी, तो त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, ये सबसे नवीन
ये सबसे नए बने सुप्रीम हाई कोर्ट हैं। इनकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इनकी स्थापना हुई थी 2013 में। कब हुई थी दोस्तों? तो इनकी स्थापना हुई थी 2013 में। इस प्रकार ये सबसे नई या सबसे नवीन हाई कोर्ट है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या है? त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या क्या उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? ठीक है, कौन सी ऐसी मतलब कुल मिलाकर ऐसी कौन सी कॉमन चीज़ है जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधीन आता है, दोनों के अधिकार क्षेत्र के तहत आता है? केंद्र और राज्य के बीच विवाद आपके ऑप्शन में पहला है केंद्र और राज्य के बीच विवाद, तो गलत है, क्योंकि ये केंद्र और राज्य के बीच विवाद पे हाई कोर्ट कैसे काम कर सकता है बताइए आप? क्योंकि यदि एक हाई कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र होता है वो सिर्फ उसी राज्य के तहत होता है, और केंद्र का मान लीजिए किसी और हाई कोर्ट से और किसी और राज्य से विवाद हो रहा है, तो फिर वो हाई कोर्ट में कैसे आ जाएगा, है ना? तो इसलिए ये तो नहीं होगा। राज्यों की परस्पर बात, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल सीधी बात है, क्योंकि दो राज्यों के बीच में हो रहा है तो हाई कोर्ट अपना अपना तो अपने अपने हिसाब से जजमेंट देगा ना वो, है ना? तो कॉमन पावर होनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि दोनों में तो ऐसे अपने अपने आपको सही मानेंगे। मूल अधिकारों का संरक्षण, जी हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है। मूल अधिकारों का संरक्षण ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार समान हैं, दोनों के अधिकारिता के तहत भी आता है ये वाला। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों? सी। और क्योंकि जब ये दोनों गलत है तो आपका डी भी गलत हो गया, है ना? तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में चलित न्यायालय का मानस पुंज कौन है? मतलब चलित न्यायालय की स्थापना करने वाला कौन है? चलित न्यायालय मतलब होता है मोबाइल कोर्ट, यानी ऐसे कोर्ट जो एक जगह नहीं रहते बल्कि चलते फिरते रहते हैं, और वो कहीं जगह स्टैब्लिश होते हैं और लोक अदालत जैसी उनकी अदालतें चलती रहती हैं, और वहीं पे वो जाके काम कर देते हैं और केस को सॉल्व करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मोबाइल कोर्ट बोलते हैं इनको। आपके ऑप्शन है न्यायमूर्ति भगवती, अब्दुल कलाम, राजीव गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, अब्दुल कलाम, यानी कि APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम साहब जो है वो चलित न्यायालय या फिर मोबाइल कोर्ट के मानस पुंज हैं, उसके कह सकते हो जिन्होंने स्टार्ट करा, जिन्होंने इसका आइडिया दिया जी, वो थे ये। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन क्या सही है? तो इसका आपका बी ऑप्शन दोस्तों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और दोस्तों आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सब स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, और जब तक आवश्यक ना हो तब तक दोस्तों बाहर ना ही निकलें, क्योंकि खतरा भी चला नहीं है। एक ना एक के बाद कोई ना कोई नया वायरस या कुछ ना नया नया उसका टाइप आते जा रहा है। तो आप घर पर ही रहें, जब भी बाहर जाना हो तो मास्क लेकर जाएं, सैनिटाइजर लेकर जाएं और अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि पेपर अब नज़दीक आने वाला है। कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए चैप्टर के साथ, एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।